जब मैं यहाँ आने के लिए अपने घर से निकल रहा था तो मेरी बीवी ने कहा कि पता नहीं तुम्हें लोग ऐसे डिनर के लिए क्यों बुलाते हैं, इट्स कंप्लीटली वेस्टेड ऑन यू। उनका इशारा मेरे खाने की तरफ था। मैं वेजिटेरियन हूं और वो बंगाली है, सब कुछ खाती हैं। मैं बहुत कम खाता हूं और वो फूडी हैं, तो वो मुझ पे तंज कसती रहती हैं कि इट्स कंप्लीटली इनवाइटिंग यू टू ए डिनर इज ए वेस्ट ऑफ डिनर। मैं सोचने लगा कि चलिए डिनर तक हो तो गनीमत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि द टॉक इज ऑल्सो वेस्टेड ऑन द ऑडियंस। क्योंकि जैसे मैं वेजिटेरियन खाता हूं वैसा ही मैं वेजिटेरियन बोलता भी हूं। ना शेरो शायरी, ना कोई फड़कती हुई बात, ना चुटकुले। एक सीधी सादी बात जो समझ आती है, बिना लाग लपेट के अपनी बात साफ कह देता हूं मैं। और कई बार मैं सोचता हूं कि क्या ये ओकेजन के लिए सही है। कई बार मुझे लगता है कि जहां बहुत बढ़िया खूबसूरत बातें कहनी चाहिए उसमें कुछ तकलीफ नुमा, कुछ कड़वी बातें बहुत सीधे सपाट तरीके से जब मैं बोल देता हूं तो मुझे खुद अक्सर डाउट रहता है कि इज दैट एप्रोप्रिएट फॉर द ओकेजन। बट देन आई थॉट ऑफ द ओकेजन, इट इज 199 years from the birth of Sir Syed Ahmad Khan। और अगर हम लोगों की जुबान में बोलें, हमारे ये नहीं कहते कि बच्चा 4 साल का हो गया है, माँ कहती है उसको 5वां साल लग गया। सही बात। सो उस लिहाज से कहें तो 200वां साल लग गया। वाह वाह। इट्स द बिगिनिंग ऑफ द बाइसेंटेनरी सेलिब्रेशन। बहुत खूब, वाह वाह वाह। It's a very special occasion. And I think of what is it that we can take from this occasion. हमारे सामने 5 बच्चे आए, एक बिटिया भी आई। बहुत खूबसूरत बातें कही उन लोगों ने। उस वक्त हम लोगों का ध्यान दूसरी चीजों में था। बच्चे बहुत प्यारी बातें कह रहे हैं। What is it that we recall? What is it that we take away from Sir Syed? मैं एक बात कहता हूं, बुरी लगे तो माफ कीजिएगा। महात्मा गांधी गुजरात के बनिए की प्रॉपर्टी नहीं है। सही। जवाहरलाल नेहरू कश्मीर के पंडित की प्रॉपर्टी नहीं है। उसी तरह से सर सैयद अहमद खान हिंदुस्तान के मुसलमान की प्रॉपर्टी नहीं है। हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है, उतनी जिंदगी बिल्कुल दुरुस्त है, 100% दुरुस्त। इन लोगों ने, मैं देखता हूं राजा राम मोहन रॉय, सर सैयद अहमद खान, एक चीज मुझे कॉमन लगती है, what a vast range of things they thought and wrote about। आज तो इसके बारे में सोचना भी मुमकिन नहीं है कि कोई एक शख्स रिलीजन पे लिखेगा, लॉ पे लिखेगा, पॉलिटिक्स पे लिखेगा, न जाने किन किन साइंस पे लिखेगा। ऐसी बातें आप राम मोहन रॉय से उम्मीद कर सकते थे, ऐसी बातें आप सर सैयद अहमद खान से उम्मीद कर सकते थे। अब वो जमाना नहीं रहा, कुछ ज्यादा हम इतने स्पेशलाइज्ड हो गए हैं कि हम जिंदगी को अपनी टोटलिटी में देख नहीं सकते। ये लोग देख सकते हैं बहुत। और इन लोगों ने हमें वो चीज बख्शी है, बाकी छोटी बातें भूल जाइए। पता नहीं क्यों हम इतने बड़े लोगों की जिंदगी की छोटी बातों पे बहुत उलझे रहते हैं। 1857 को उन्होंने कैसे देखा, ये जो बंगाली नेशनलिज्म आ रहा था उस पर उनके क्या ख्यालात थे, हिंदी और उर्दू में क्या झगड़ा था 19वीं सेंचुरी में। मेरे लिए सब बहुत छोटी बात है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि इन लोगों ने एक नई चीज को इनॉग्रेट किया जिसको आज भी हम नहीं पहचान रहे। मैं आज भी दावा करता हूं कि हम नहीं पहचानते, और वो है बहुत ही खुसूसी
इंडियन मॉडर्निटी को इन्होंने इनॉग्रेट किया, बहुत 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 अच्छे। विच इज एज इंडियन एज इट इज मॉडर्न, बहुत ही देसी मॉडर्निटी। आप वो वक्त इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, 1857 हुआ था, उस वक्त क्या मेंटेलिटी थी उस वक्त देश में। आप आज मैं और आप बैठ के उसको पूरी तरह से इमेजिन नहीं कर सकते। 1857 के वक्त पूरे देश का क्या माहौल था, और खास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी की उस वक्त क्या स्थिति थी। बहुत आसान रास्ते थे, आसान रास्ते थे पीछे देखने के। जब भी कोई खौफ आता है, जब भी कोई बड़ी बात होती है, इंसान की पहली फितरत है कि वो खौफ ज़दा होकर पीछे देखना शुरू कर देता है बस, या फिर अपने घर के दरवाजे चारों तरफ से बंद कर लेता है, कहता है मैं बड़ा ठीक हूं यहाँ। डर के मारे हम सब लोग ऐसा करते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं और उसमें एक बहुत खास सुकून सा महसूस करते हैं। सर सैयद भी ये कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये रास्ता कबूल नहीं किया। जब सब लोग दरवाजे बंद करना चाहते थे, उन्होंने अपने दरवाजे दुनिया के लिए खोले। He had the courage, he had the gumption, he had the strength, he had the vision to open out to the world when nothing in reality indicated that he can do so. He did not think of an immediate political solution to a political crisis. 1857 was a political crisis for the Indian Muslims in particular and India in general. He thought of a long-term answer, a cultural and educational and philosophic answer to an immediate political crisis. He had the courage. आप समझिए, पॉलिटिकल क्राइसिस में लोग समझते हैं ये सेटिंग कर दो, वो कर दो, उसको डाउन कर दो, इसको अप कर दो। उन्होंने कहा नहीं, इसकी रूट्स इस चीज में है कि हम ये जो नई तालीम आ रही है, ये जो नई नॉलेज आ रही है, हम इससे रिलेट नहीं कर पा रहे, ये करने की जरूरत है। He thought of something deep, he thought of something long term. इनफैक्ट एक जगह पे वो कहते हैं कि लोग समझेंगे कि मैं शेख चिल्ली हूं, ऐसा वो खुद कहते हैं। जब AMU को फाउंड कर रहे थे, एंग्लो ओरिएंटल स्कूल को जब वो कर रहे थे, कॉलेज की स्थापना कर रहे थे, तो वो खुद कहते हैं कि हो सकता है लोग समझे मैं शेख चिल्ली हूं, लेकिन हमें कुछ ऐसी चीजें करनी। अगर वो शख्स उस दिन शेख चिल्ली होने का रिस्क न लेता तो आज इस कमरे में हम सब लोग बैठे ना होते। सही है, बहुत बेहद सच कहा। मैं सब बातें बहुत सर सैयद की तारीफ में नहीं कह रहा हूं, ये सब बातें मैं आज आपके और मेरे लिए कह रहा हूं। जो लोग गुजर गए उनकी तारीफ करना एक आसान और अच्छा काम है, और पता नहीं क्यों हम हिंदुस्तानियों को इसमें बहुत मजा आता है। और कई बार मुझे लगता है कि गुजरे हुए लोगों की तारीफ कर करके हम अपने आज की चैलेंज से बचना चाहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत। इसलिए जिसमें ये हिम्मत होती है कि आके कहे कि नहीं सर सैयद ने ये सोचा था, लेकिन आज मैं अलग सोचता हूं, वो सचमुच सर सैयद के रास्ते पे चल रहा है। जिसमें ये आज हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हम इसको एनकरेज नहीं करते। बहुत। इसलिए इस मौके का फायदा उठा के मैं उस हालात पे चंद बात कहना चाहता हूं। वो सवाल जो आज से 150 साल पहले सर सैयद का सवाल था, और आज 150 साल बाद आपका और मेरा सवाल है। That is the predicament of the Indian Muslims. It's a real question. You and I know that it's a question. आज लंच पे मैं बैठा था शारिक साहब के घर, और एक दोस्त ने कहा जिस दिन ट्रंप अमेरिका में जीता, मुझे याद आ गया कि आज से 2.5 साल पहले मुझे कैसा महसूस हुआ था।
बहुत अच्छी बात है। We are speaking of a real dilemma. We are speaking of a real condition. Let us not run away from it. Let's confront it. बहुत कई बार हम इसे कहते हैं it's a problem of the or a question of the Indian minorities. I don't think it's a good description. हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज अलग अलग तरह की हैं। जैन तो अपने आप को माइनॉरिटी मानते नहीं है और कोई भी उनको माइनॉरिटी नहीं मानता, सिर्फ हिंदुस्तान का कानून मानता है, उसके अलावा मैंने कहीं नहीं देखा। पारसी प्रिविलेज माइनॉरिटी है हिंदुस्तान की। सिख माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी होने के दंश से गुजरे हैं वो, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री कम से कम उनकी पगड़ी पहनने को तैयार है। कई और टोपियां पहनने को तैयार नहीं है वो, लेकिन वो टोपी पहनने को तैयार है। तो उनकी वो हालात नहीं, हालांकि वो उस दंश से गुजरे हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए। क्रिश्चियंस ने डिस्क्रिमिनेशन देखा, एक रिलीजियस माइनॉरिटी होने का दंश वक्त बेवक्त उन्हें भी गुजरना पड़ता है, लेकिन एजुकेशनली और प्रोफेशनली वो हिंदुस्तान की एवरेज से पीछे नहीं, आगे चल रहे हैं। बहुत The condition of the Indian Muslims is unique. They are not only a religious minority, like Sikhs are, like Christians are. They are also a disadvantaged community, like OBCs are. They are also a discriminated community, like Dalits are. It is the overlap of these three. It is the overlap of these three things put together. Being a religious minority, being a disadvantaged community in terms of education and other facilities, and being a discriminated community, which makes for this unique paradox and difficulty, which is the predicament of the Indian Muslims. और आप मत समझिएगा कि ये बात मैं सिर्फ यहाँ बोल रहा हूँ, ये बात कई साल से मैं बोलता रहा हूँ। माइनॉरिटीज एक यूफेमिज्म है, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हमें। The real question is that of Indian Muslims, which is a unique question, for which we have to think of a solution. All of us have to think of the way out. पिछले 2.5 साल में ये सिचुएशन जाहिर है बहुत बिगड़ी है। मुझे यहाँ गिनाने की जरूरत नहीं है, आप चाहे वहां से दूर बैठे हैं, लेकिन खबर तो आपको भी आती है, फोन तो आपको भी आते होंगे, महसूस आप भी अपने दिल में करते होंगे। कुछ चीजें उसमें विजिबल हैं, चाहे वो अखलाक का सवाल आ जाए। अब सरकार आपके फ्रिज में भी झांक के देखेगी कि आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। सरकार आपकी डाइनिंग टेबल पे भी पहुंच जाएगी। कल हमारे कोई जज साहिबान ने कह दिया कि आपको सिनेमा के अंदर भी क्या करना होगा। मगर ये विजिबल है, ये चीजें आंख से दिख रही हैं। असली चीज वो है जो आंख से दिख नहीं रही, और वो है कि पहली बार आजाद हिंदुस्तान में 2 तरह की सिटीजनशिप बन रही है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। और आज हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से को बताया जा रहा है कि फर्स्ट क्लास सिटीजनशिप नहीं है। हाँ, आप यहां रह लीजिए, बर्दाश्त कर लेंगे आपको, लेकिन दूसरे पायदान में जहां पे हो वहीं पे रहो। पहली बार आजाद हिंदुस्तान में उस बात को कहा जा रहा है जिसे पहले दबे छुपे बोला जाता है, वो ये कि कुछ लोग इस देश के मकान मालिक हैं और बाकी लोग किराएदार। ये जो जहनियत है, कुछ लोग मकान मालिक और बाकी किराएदार, ये आज इस क्राइसिस की जड़ में। देयर इज ए विजिबल क्राइसिस and there is an invisible crisis. आज अगर मैं किसी पुलिस थाने में जाऊं
अपना नाम योगेंद्र यादव बताऊं तो मुझे एक तरह का ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर मैं अपना नाम जावेद बता दूं, अपना नाम सलीम बता दूं, तो उसी मुझे एक दूसरा ट्रीटमेंट मिलेगा। ये जो सिचुएशन बन रही है, इस क्राइसिस को हम कैसे रेस्पॉन्ड करें, ये आज सबसे बड़ी चैलेंज है। और मुझे लगा मैं चंद 5-7 मिनट जो और बोलना है मुझे, मैं सिर्फ इसके बारे में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इस सवाल से बच के भागने का कोई फायदा नहीं है। अगर हम यहां बात नहीं करेंगे तो हम अपने ड्राइंग रूम में इसकी बात करेंगे, ड्राइंग रूम में बात नहीं करेंगे तो सोते हुए अपने सपनों में इसके बारे में सोचेंगे। जितना अंदर घुस के सोचेंगे उतना ही ज्यादा खतरनाक है। खुल के बात करना कहीं बेहतर है। देयर इज ए सेंस ऑफ सीज। जब आप चारों तरफ से घिर जाते हैं तो एक सीज होता है, आप घेराबंदी हो गई है एक तरह से। एंड अनफॉर्चुनेटली along with a siege comes a siege mentality। घिरे हुए होने का जो एहसास है, वो जो एक मेंटेलिटी क्रिएट करता है, वो उतना ही खतरनाक है जितना कि घेराबंदी अपने आप। और मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ वक्त से इस क्राइसिस में जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो उसी सीज मेंटेलिटी से आ रहा है। जब घबराहट में और डर में और घिरे हुए होने का एहसास लेके हम रेस्पॉन्ड करते हैं तो हम अपनी सिचुएशन को पहले से भी ज्यादा खराब बना देंगे। कुछ वैसा ही इस वक्त हो रहा है। मैं एक तो छोटी मिसाल आपको दूंगा। जैसा मैंने कहा कि अगर हो सकता है हमारी बात में पूरा एग्रीमेंट ना हो, लेकिन ऐसी बात का मतलब ही क्या जिससे कोई डिसएग्रीमेंट किसी का हो ही ना। मैं एक मिसाल आपको देता हूं। आज से 2-2.5 महीना पहले हमारी रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट साहब ने एक शगुफा छोड़ा, कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। उन्हें भी पता था कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई ड्राफ्ट इस दुनिया में, इस मुल्क में किसी के पास मौजूद नहीं है। उन्हें पता था कि अगर वो चाहे भी तो कल को यूनिफॉर्म सिविल कोड बना नहीं सकते, क्योंकि कोई ड्राफ्ट है ही नहीं इसका। उन्हें पता था कि वो एक लिफाफा दे रहे हैं जिस लिफाफे के अंदर कुछ है ही नहीं, खाली लिफाफा सामने रखा। लेकिन उन्हें पता था कि ये लिफाफा जब मैं लहराऊंगा तो बहुत लोग भड़केंगे, वो जोर जोर से बोलेंगे और तमाम अपोजिशन पार्टीज उनके साथ खड़ी हो जाएंगी। उन्हें पता था कि जब वो खड़ी हो जाएंगी उसके बाद उत्तर प्रदेश के इलेक्शन का मेरा मकसद तो पूरा हो गया। उसके बाद लिफाफा खोलने की कोई जरूरत ही नहीं। और एग्जैक्टली यही हुआ। The BJP laid a trap. Every single secular political party of India stepped into that trap set by the BJP. Yes. Within weeks, we had protests, we had millions of signatures, we had statements coming from various bodies. I respect those bodies, I don't have a quarrel with them. All I'm saying is, everyone played a script written by Mr. Amit Shah. Yes. This is what happens when you have a siege mentality. Yes. Siege mentality में यही होता है, कोई दूसरा आपके लिए स्क्रिप्ट लिखता है और आप उसके अंदर कदम दर कदम चलते जाते हैं। नतीजा क्या हुआ? ना तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले बनना था, ना आज बन रहा है, ना कल बनेगा। बहुत लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश को मैसेज चला गया, पूरे हिंदुस्तान को मैसेज चला गया कि देखो ये मुसलमान सारे मिलकर ट्रिपल तलाक को डिफेंड कर रहे हैं। और ये देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जेंडर जस्टिस को बचा रहे हैं। आप सोचिए क्या निकला इससे। आप एक के बाद एक मिसाल ले सकते हैं। All that I'm trying to say is,
that in this siege mentality, there are several things that are happening, each of which is making the situation worse. For the first time, because in a siege situation, one tends to go back to one's own intimate people and hold on to them. पहली बार हिंदुस्तान में मुस्लिम एक्सक्लूसिव पॉलिटिकल पार्टीज बनाने की कोशिश हो रही है। याद रखिए, 70 साल से हिंदुस्तान के मुसलमान ने मुस्लिम पार्टीज नहीं बनाई है। कौन हीरो थे हिंदुस्तान के मुसलमान के? जवाहरलाल नेहरू, वीपी सिंह, एक वक्त में इंदिरा गांधी भी थी। ये हिंदुस्तान के मुसलमान के हीरो थे। पार्टियां कौन सी हुआ करती थी? कांग्रेस होती थी, समाजवादी पार्टी होती थी। मैं नहीं कह रहा मेरी पसंद की पार्टियां, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक जमाने में द इंडियन मुस्लिम, अनलाइक माइनॉरिटीज इन अदर कंट्रीज, हैज नॉट डिमांडेड और हैज हैड एक्सक्लूसिव माइनॉरिटी पार्टीज ऑफ इट्स ओन। लेकिन आज पहली बार उसकी कोशिश हो रही है, और इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा, मैं नाम लेके नहीं कहना चाहता, एक हैदराबाद के शख्स हैं, जैसे जैसे उनकी दुकान बढ़ेगी हमारे प्रधानमंत्री की दुकान भी बढ़ेगी। ये दोनों दुकानें एक दूसरे को फीड करती हैं। और जैसे जैसे हम इस सीज मेंटेलिटी में बढ़ेंगे, वैसे वैसे एग्जैक्टली उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी जिसको हम रोकना चाहते हैं। ये आज का क्राइसिस है। सो व्हाट डू वी डू इन ए सीज लाइक सिचुएशन? द फर्स्ट थिंग इज टू रियलाइज दैट वी आर नॉट अलोन। मैं आपको यकीन से कहना चाहता हूं, आंख खोलिए, यू आर नॉट अलोन। और अब मैं यू का मतलब कह रहा हूं, आप, हम दोस्त जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, द क्राइसिस दैट इंडिया फेसेस टुडे इज नॉट ए चैलेंज टू इंडियन मुस्लिम्स, इट इज ए चैलेंज टू द आइडिया ऑफ इंडिया। और इस चैलेंज का मुकाबला करने में आप अकेले नहीं हैं। मैं आते वक्त किताब पढ़ रहा था यू आर अनंतमूर्ति की, बहुत फेमस राइटर थे, कन्नड़ में लिखा था, साहित्य अकेडमी विनर थे, हमारे बहुत खूबसूरत नॉवेल्स लिखे हैं यू आर अनंतमूर्ति ने। दिस मैन हैड डिक्लेयर्ड that if Mr. Modi comes to power, I will leave India. बहुत क्रिटिसिज्म हुई थी, झगड़े हुए थे, उनके घर पे अटैक हुए थे। Mr. Modi became the Prime Minister. He did not leave India. But within a few months, he left this world. But before he did so, he wrote a book, Hindutva versus Swaraj. वो यू आर अनंतमूर्ति, कर्नाटक का ब्राह्मण, वो आपका दोस्त है इस लड़ाई। और वो अकेला नहीं है। पिछले हफ्ते में गोवा में था। गोवा में 4 स्टेट्स के राइटर्स आए थे, कोई 800 राइटर्स आए थे। उनमें से शायद 2-5 मुसलमान भी रहे हों, मैंने देखा नहीं, उस इलाके में कम मुस्लिम पॉपुलेशन है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, इसके राइटर्स आए थे अपनी अपनी लैंग्वेजेस के, एंड दे हैव स्टार्टेड ए मूवमेंट कॉल्ड दक्षिणायन। अब आपको दक्षिणायन सुन के लगेगा पता नहीं क्या मूवमेंट है, बहुत ही हैवी सांस्कृतिक मामला लगता है। दक्षिणायन का मतलब है साल का वो हिस्सा जिसमें रात लंबी होती है और दिन छोटा होता है। गणेश देवी जो उसे लीड कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि आज हिंदुस्तान जिस फेज से गुजर रहा है उसमें रात बहुत लंबी है, दिन छोटा है। वो 800 लेखक थे, 800 राइटर्स थे, यकीन मानिए उसमें 10-15 मुसलमान रहे होंगे, ज्यादा नहीं थे। और वो 800 राइटर्स मिलकर शपथ ले रहे थे कि इस अंधेरे से हम लड़ेंगे, हम इसका मुकाबला करेंगे।
बहुत तो हम अकेले नहीं हैं। और ये सिर्फ हमारी कम्युनिटी की लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान के सपने को बचाने की बहुत लड़ाई है। बहुत हर वाह हिंदुस्तान, वाह वाह वाह। जिस दिन ये मकान मालिक और किराएदार का काम शुरू हो गया, अच्छा उस दिन, और मैं बार बार कहता हूं, सबको कहता हूं, हिंदुस्तान का कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो माइनॉरिटी नहीं है। माइनॉरिटी सिर्फ रिलीजन से नहीं होती है। हिंदुस्तान में दंगे जब होते हैं, रिलीजन के बेसिस पे भी होते हैं, कास्ट के बेसिस पे भी होते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे भी होते हैं। और मैं अक्सर इतने ही बड़े हॉल में सब लोगों से पूछता हूं कि क्या कोई एक शख्स भी यहां पे है जो ना तो रिलीजन के तौर पे माइनॉरिटी है, ना कास्ट के तौर पे माइनॉरिटी है, ना लैंग्वेज के तौर पे माइनॉरिटी है, ना अपने देश में माइनॉरिटी है, ना अपने स्टेट में माइनॉरिटी है, ना अपने शहर में माइनॉरिटी। एक भी शख्स ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान माइनॉरिटीज का देश है। और जिस दिन यहां किसी ने एक दूसरे को, और इस मुल्क में कोई किराएदार नहीं, बहुत जिसके बाप दादे, जिसके पुरखों की हड्डियां यहाँ हैं, जिसकी राख है, जिनकी हड्डियां इस जमीन में गड़ी हैं, वो सब इस देश के मकान मालिक हैं। यहाँ कोई किराएदार नहीं। वाह वाह। इस सोच के साथ हम शुरू करें, और इस सोच के साथ अगर हम आगे देखना चाहते हैं तो उसके लिए दोबारा हम इंस्पिरेशन सर सैयद से लें। वो तीनों बातें याद रखिए जो मैंने शुरू में कही। उस वक्त 1857 के वक्त, that was a bigger crisis than what we are facing today. This is a smaller crisis, believe me. 1857 was much bigger crisis. उस वक्त इस शख्स ने कहा था, पीछे मत देखो, बहुत आगे देखो, बहुत लॉन्ग टर्म की बात सोचो। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, हम में से कितने लोग हैं जो आज ये सोचें कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे 50 साल बाद कुछ खूबसूरत चीज पैदा हो, एक खूबसूरत बदलाव हो। वो हिम्मत जो कि इस शख्स ने दिखाई। आजकल दिक्कत ये हो गई है कि हम सब लोग समझते हैं कि बीज में डालूं, पौधा परसों तक उगाए, और उसका पहला फल भी मैं ही खा लूं, कोई और न ले जाए। इस मेंटेलिटी से बाहर आना है। ये आरएसएस वालों के बारे में सब लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, मैं भी बहुत कहता हूँ। मैं भी कहता हूँ कि ये लोग हिंदुस्तान के खिलाफ हैं, ये जर्मनी में पैदा हुए थे, वहीं रहते तो ज़्यादा अच्छा था, इस मुल्क को समझते नहीं है। लेकिन एक बात की मैं इन्हें दाद देता हूँ, इन लोगों ने 1925 में काम करना शुरू किया था। 90 साल से वो लोग काम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। हम में से कितने लोग हैं, यहाँ कितने ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की जड़ खोदनी थी, वो लोग 90 साल से काम कर रहे हैं। और जो हिंदुस्तान के सपने को बचाना चाहते हैं, अरे वो लोग 90 दिन तो ठीक ढंग से काम कर ले, 90 महीने की तो सोच लीजिए आप कम से कम। तो पहला मैं आपसे जो गुजारिश करना चाहता हूँ, लेट अस थिंक लॉन्ग टर्म। यस, यूपी इलेक्शन इज इंपॉर्टेंट, यस 2019 इज इंपॉर्टेंट, यस मिस्टर मोदी सेकेंड टर्म और नॉन टर्म इज इंपॉर्टेंट, but the world does not come to an end in 2019. Please think of 2090 also. So पहला मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ सब लोगों से कि सन 2090 की बात सोचिए। और मुझे बेहद खुशी हुई, फख्र हुआ कि यहाँ नदीम साहब हमारे बीच बैठे हैं, उन लोगों में से जिन्होंने अगले 50 साल के लिए कुछ काम किया, कुछ वैसा काम हम सब लोग कर सकते हैं। So that's my first plea, let us think long term. Second plea, taking inspiration from Sir Sayyid, is let us respond to a political crisis by cultural civilizational response. Political crisis है, ठीक है, देख लिया, देख लेंगे। हिंदुस्तान ने बहुत ऐसे क्राइसिस देखे हैं, बहुत झेले हैं,
सबसे हम बाहर आए हैं, इंशाल्लाह इससे भी बाहर आएंगे, इंशाअल्लाह। लेकिन अपनी स्ट्रेंथ के साथ आए। हमारे पास बहुत कुछ है, जिसे हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, उसमें बहुत स्ट्रेंथ है, उसमें बहुत डेप्थ है। हमारे पास सर सैयद है, हमारे पास राम मोहन रॉय है, हमारे पास नानक है, हमारे पास कबीर है, हमारे पास न जाने क्या कुछ है। बहुत और इस मुल्क को तबाह करने वाले इन लोगों के पास कुछ नहीं कुछ है। नहीं। हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत बड़ी विरासत के मालिक हैं हम। हमें वो विरासत अपने बच्चों तक पहुंचाने की जरूरत क्या बात। है। आज हमारे बच्चों को पता नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ बच्चों ने आके यहाँ बोला। एक बच्चे ने बहुत सुंदर रेसिटेशन भी किया कुरान शरीफ का। हमें अपनी कल्चरल सिविलाइजेशनल लेगेसी जो है अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने की जरूरत है, जो हम काम नहीं कर रहे। सेकुलरिज्म इस देश में सिर्फ अंग्रेजी बोल के नहीं बचेगा। सही सही। सेकुलरिज्म अपने आप को हिंदुस्तान की ट्रेडिशन से काट के नहीं बचेगा। बहुत और सेकुलरिज्म इस देश में सुप्रीम कोर्ट के भरोसे नहीं बचेगा। बहुत वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस देश में बहुत कम इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस वक्त खड़ी हैं, लेकिन सिर्फ कानून और सुप्रीम कोर्ट के सहारे दुनिया में कहीं सेकुलरिज्म नहीं बचा है। सेकुलरिज्म लोगों के दिमाग को बचा के बचता है, बहुत और वहां हमें लड़ने की जरूरत है, वहां काम करने की जरूरत है। अपने बच्चों तक तो कल्चरल सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ पहुंचाने की जरूरत है। और आखिरी बात पॉलिटिक्स की। मैं समझता हूं कि हमें अपनी सेकुलर पॉलिटिक्स को बिल्कुल नए सिरे से बनाने की जरूरत है। हिंदुस्तान में सेकुलर पॉलिटिक्स के नाम पे जो कुछ हुआ वो फ्रॉड था। फ्रॉड कर रहे हैं। इस कड़वी हकीकत को हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है। सन 1950 में जो आइडियलिज्म के साथ शुरू हुआ वो 10 साल में एक पॉलिटिकल कन्वीनियंस बन गया, और 20 साल में वो सीधे सीधे वोट बैंक पॉलिटिक्स बन गई। अपने आप को, और मैं नाम वाम नहीं लूंगा, ये उसका ओकेजन नहीं है, अपने आप को सेकुलर बताने वाली पॉलिटिक्स दरअसल हिंदुस्तान के मुसलमान को हॉस्टेज बनाने की पॉलिटिक्स है। आज से 10 साल पहले मैं एक अमेरिकी दोस्त से बात कर रहा था, ब्लैक था। उसने कहा पता है हम ब्लैक्स लोगों की प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा क्या? बहुत प्रॉब्लम है, मैं जानता हूं। उसने कहा हमारी असली प्रॉब्लम ये है कि रिपब्लिकन्स हमारे लिए कभी कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम तो उन्हें वोट डालेंगे नहीं। मैंने कहा ठीक है, वो तो है। उसने कहा नहीं, असली प्रॉब्लम ये है कि डेमोक्रेट्स हमारे लिए कभी कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं। रास्ता ही नहीं। बहुत वाह। दिस इज द डिलेमा ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। ये सिर्फ अमेरिकन ब्लैक का डिलेमा नहीं है, ये इंडियन मुस्लिम का डिलेमा। एंड दिस इज द डिलेमा क्रिएटेड बाय आवर सेकुलर पॉलिटिक्स। Secular politics has become a way of keeping the Indian Muslims hostage. That has to be broken. How do we break it? It is not for me to spell out here. लेकिन हिंदुस्तान में एक नई किस्म की सेकुलर पॉलिटिक्स खड़ी कर सकना, जो कि मुसलमान को हॉस्टेज रखने की पॉलिटिक्स ना हो। और हॉस्टेज की पॉलिटिक्स बड़ी सिंपल है साहब, कि मैं तुम्हें सिक्योरिटी दूंगा, तुम मुझसे तालीम मत मांग लेना, तुम मुझसे रोजगार मत मांग लेना, तुम सड़क मत मांगना। बस जो हिंदुस्तान का कोई भी सिटीजन मांग सकता है वो तुम नहीं मांग सकते, बहुत क्योंकि मैं तुम्हें सिक्योरिटी दूंगा। और अगर किसी वजह से तुम्हें ये एहसास हो गया कि नहीं मैं तो सिक्योर हूं, तो मैं तुम्हें एहसास करवा दूंगा कि तुम सिक्योर नहीं हो। बहुत This क्या is बात the है योगेंद्र भाई। पिछले 30-40 साल से हिंदुस्तान में ये हुआ। ये बहुत कड़वी बात है, लेकिन इस कड़वी हकीकत को जब तक हम देखेंगे नहीं और जब तक इसकी काट नहीं बनाएंगे, तब तक हम आगे रास्ते पे नहीं बढ़ पाएंगे।
बस एक आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा, बहुत लंबी बात हो गई, लेकिन मुझे लगा मैं इतनी दूर से आया और सिर्फ चंद मीठी मीठी बातें करके उठ जाऊं, उसका कोई फायदा नहीं। कुछ ऐसी बात कहें जिससे हम सब बाद में सोच सकें, एक दूसरे से डिसएग्री भी कर सकें, वो बेहतर है, बजाय इसके कि सिर्फ एक बहुत रस्मी किस्म की रवायत करके उठ जाए। इमरजेंसी का जो वक्त था, we remember it as a dark time for our democracy, but there was a silver lining to it. जब इमरजेंसी खत्म हुई, ये हिंदुस्तानियों को डेमोक्रेसी की इज्जत नहीं थी, हमें मुफ्त में मिल गई थी। आजादी के साथ पैकेज में मुफ्त में मिल गई थी, हमारे को बोनस में डेमोक्रेसी भी मिल गई थी, हमें कोई इज्जत नहीं थी उसकी। इमरजेंसी ने पहली बार हिंदुस्तानियों को डेमोक्रेसी की इज्जत करना सिखाया, और इमरजेंसी के बाद पहली बार हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी की जड़ मजबूत हुई। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, हम इतिहास के जिस दौर से गुजर रहे हैं वो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म का सबसे कड़ा इम्तिहान है, आइडिया ऑफ इंडिया का सबसे कड़ा इम्तिहान है। और अगर हम सब लोग मिलकर सीज मेंटेलिटी से नहीं, समझदारी से इसके खिलाफ लड़ें, तो हम आइडिया ऑफ इंडिया को अगले 100 साल के लिए मजबूत कर देंगे। ये हमारी कीमत है, ये हम कर सकते हैं। और वो करने के लिए जो कुछ भी छोटा मोटा काम हम सब लोग मिलके कर सकते हैं, मैं आप सबको उसके लिए इनवाइट करूंगा। बहुत चीज़ें हैं, हम सब छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं, आपने बताया बहुत चीज़ें जो की जा सकती हैं, मैं भी उसमें जोड़ूंगा। हम लोग स्वराज अभियान की तरफ से, यहाँ पार्टी का प्रोपेगेंडा मैं नहीं करना चाहता, स्वराज अभियान जो कि एक नॉन पार्टी नॉन इलेक्टोरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से हमने अमन कमेटी बनाई है। मुल्क में सब जगह जाके इसकी बुनियाद हम पुख्ता कर रहे हैं। ऐसे किसी भी काम में हम सब लोग मदद करें। इस हॉल में बैठे हुए जितने लोगों को मैं देख रहा हूँ, यहाँ कोई शख्स ऐसा नहीं है जो कम से कम एक स्कूल को गोद ना ले सकता हो, जो कुछ 100 बच्चों को तालीम ना दे सकता हो, जो किसी एक भले काम के अंदर कुछ रिसोर्सेज, कुछ वक्त, कुछ आइडियाज ना दे सकता हो। मैं आप सबको कहूँगा कि ये क्राइसिस का वक्त है, और इस क्राइसिस के वक्त it must bring out our very best. That would be a true tribute to Sir Syed. वाह वाह, क्या $1 million की तकलीफ है।